नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में राजनेताओं के द्वारा भगवान को लेकर विवादित बयान देने की मानो होड़ सी मच गई है। कभी मंत्री तो कभी विधायक और अब विधान परिषद के सभापति ने भी भगवान महेश को लेकर विवादित बयान दे दिया है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पटना में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रसंग सुना रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये कह दिया कि भगवान महेश यानी कि शंकर भगवान विध्वंसक देवता है, इसीलिए उनसे पूरा समाज और देश डरता है और यही वजह है कि उनकी मूर्ति सभी जगह आपको दिखाई देती है। जबकि ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है और भगवान विष्णु के जगत के पालक हर्ता, फिर भी उनकी मूर्ति कम जगहों पर नजर आती है। देवेश चंद्र ठाकुर ने वहां बैठे लोगों से कह दिया कि आप डरिए नहीं, आप लोग डरते हैं और इसीलिए समाज आपको आंख दिखाता है और इसीलिए हम लोगों को शांत बैठने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जो यहाँ हैं, एक बात को याद रखिए, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। और हम लोग कमजोर समझते हैं इसलिए समाज हम लोग को आंख दिखाता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं और उदाहरण देके बाद खत्म करूंगा। आप याद रखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। पूरे धरती पर सबसे कम अगर आप प्रतिमा देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, तो ब्रह्मा की मूर्ति देखेंगे, इसलिए कि वो सृष्टि करता है। सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी और वो जाके आप अपना आराम कर रहे हैं, चाहे कैलाश में हो, जहां आराम कर रहे हो। विष्णु जी हैं, वो संरक्षक हैं, उनसे भी कोई डरता नहीं, इसलिए कि वो संरक्षक है, वो संरक्षण करने में लगे हुए हैं, विध्वंसक नहीं है। लेकिन महेश विध्वंसक देवता है, इसीलिए उनसे डरता है पूरा जमाना, पूरा समाज, पूरा धरती, और इसीलिए भगवान महेश की मूर्ति आपको सभी जगह आपको दिखाई देगी, मंदिर दिखाई देगी। इसलिए अगर हमको उतनी शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। और इधर कार्यक्रम के दौरान इस बयान के बाद बाहर निकले देवेश चंद्र ठाकुर से जब पूछा गया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो अपनी बातों पर कायम रहे और सवालों के जवाब में कहा कि वे अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं और वो किसी से भी नहीं डरते हैं। प्रासंगिक नहीं होती तो मैं कहता नहीं। लोग मुझे जानते हैं, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, निर्भीक वक्ता हूँ। किसी के सामने मुझे कुछ भी कहने से कोई ये नहीं लगता। जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरी बातें, जिस बातों में विश्वास रखता हूँ, जिन विचारों में, निश्चित रूप से कहता हूँ। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता लगातार इस बात को कहते आए हैं। जेडीयू नेता लगातार राजधानी में पोस्टरों के माध्यम से साल 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। राजधानी में जेडीयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने और 2024 में देश का नेतृत्व करें। जेडीयू का हर कार्यकर्ता इस बात की कामना करता है और लगातार पोस्टरों के माध्यम से जदयू के कार्यकर्ता और जो तमाम नेता हैं वो इस बात के बारे में बताते रहे हैं। अभी भी एक पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं जो व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के द्वारा लगाया गया है और इसमें साफ बताया गया है कि हाटे बाजार नीतीश कुमार 2024 में देश मांगे नीतीश कुमार। मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2024 में देश की बागडोर संभालें और प्रधानमंत्री का पद को सुशोभित करें। ये कामना है जदयू के कार्यकर्ताओं की। हालांकि बीजेपी के नेता इस पर जरूर कटाक्ष करते हैं नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन जो नीतीश के कार्यकर्ता हैं या जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो जरूर इस बात की कामना करते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं और इसीलिए ये पोस्टर के माध्यम से या अनेकों पोस्टर के माध्यम से जदयू के जो नेता हैं और ये कार्यकर्ता हैं वो अपने दिलों की बात लगातार सामने रखते हैं। और आज भी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेताओं के द्वारा इस पोस्टर को लगाया गया है और नीतीश कुमार की 2024 में प्रधानमंत्री बने, ये इस बात पोस्टर के माध्यम से दर्शाया भी गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
और लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में लगातार सरगर्मी तेज हो गई है और पार्टी जनता के बीच जाकर ये बताने की तैयारी में जुटी हुई है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया है और आगे भी मौका मिला तो आगे क्या करेंगे। इसी कड़ी में जेडीयू ने एक और अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही साथ हाटे बाजार नीतीश कुमार अभियान की जो नए सिरे से बिहार के तमाम जिलों में जाकर व्यापारी वर्ग को ये बताने की कोशिश करेगा कि नीतीश कुमार की सरकार में कैसे व्यापारियों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी कैसे दुष्प्रचार कर रही है। 5 बिंदुओं के बीच जाकर इस अभियान के तहत बताया जाएगा। जेडीयू में इसे लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई और इस अभियान से जुड़े लोगों को इस अभियान की जानकारी दी गई, जिसका जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक और अभियान की शुरुआत की है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर की, जहां पे हाटे बाजार नीतीश कुमार अभियान की शुरुआत की जा रही है आज से। और जाहिर सी बात है बिहार के तमाम जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान का मकसद क्या है, जेडीयू के एमएलसी हैं ललन सराफ जी हमारे साथ, जो इस पूरे अभियान के करता धरता है। ललन जी, क्या है ये कॉन्सेप्ट हाटे बाजार नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी के 18 साल का काम हम व्यापारियों तक पहुंचाएंगे। व्यापारियों में भ्रम की स्थिति रहती है, वैश्य समाज में कुछ तत्व उनको भ्रमित करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार का काम बिहार में जो उन्होंने किया है, अमन चैन का माहौल दिया है और वो यहाँ बिजली सुनिश्चित किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किए हैं। ये हमें उन लोगों को समझाना है कि जब नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, तो हमें नीतीश कुमार जी को ही वोट देना है और भ्रमित नहीं होना है। इस अभियान के दौरान किया क्या जाएगा? जो भी आपके जो कार्यकर्ता हैं जब जाएंगे जिला जिला तो करेंगे क्या? इन लोगों को 5 बातें बताई जा रही है। नीतीश कुमार जी के 18 साल का काम, संगठन की महत्ता, भाजपा का भंडाफोड़, विपक्षी एकता की धुरी बनकर जो नीतीश कुमार उभरे हैं उसकी सफलता का ये, और बिहार को क्या फायदा होने वाला है इस कार्यक्रम से। इनको व्यापारियों तक पहुंचाना है, उद्यमियों तक पहुंचाना है, हर घर में यह संदेश देना है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की 40 की 40 सीट यदि हम दे देते हैं तो केंद्र में या तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार बनेगी या उनकी प्रमुख भूमिका होगी। और हर हाल में बिहार को जो हकमारी हो रही है, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, वाल्मीकि नगर से किशनगंज तक जो फ्लड आता है उसके लिए यदि हाई डैम बने, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगे, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बताएंगे कि बिजली का वहाँ 3 रुपये में गुजरात में रेट दिया जा रहा है और यहाँ 6.5 रुपये 60 रुपये हम दें। तमाम जानकारियाँ दी, ये सारी जानकारी हम उनको देंगे कि कौन अच्छा है। कब से कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? हमारा हम लोग ऑलरेडी 18 जिला में कर चुके हैं, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को बुलाए हैं कि अब इसको हम लोग को अंत तक पहुंचाना है, जिला से लेकर के पंचायत तक। तो ये हाटे बाजार नीतीश कुमार अभियान की शुरुआत पहले हो चुकी है, लेकिन अब इसको स्वरूप को बदल के नए सिरे से पूरे बिहार में पहुंचने की तैयारी है। और व्यावसायिक वर्ग को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में जो उनके बारे में भ्रम फैलाया जाता है इस सरकार के बारे में, उन भ्रम को दूर करना और बीजेपी पर कैसे हमला बोलना, ये तमाम बातें बताई जाएंगी। तो जेडीयू ने एक और अभियान की शुरुआत कर दी है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं 19 दिसंबर को दिल्ली में INDIA की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। जेडीयू आरजेडी के अलावा अब समाजवादी पार्टी के नेता भी मानते हैं कि नीतीश कुमार में वे सभी गुण मौजूद हैं जो INDIA को लीड करने वाली नेता में होने चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अचल राजभर से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। काबिलियत है क्योंकि बिहार के कई बार सीएम रह चुके, आज वर्तमान में भी सीएम है। तो आपको लगता है कि इतनी काबिलियत है कि वो बागडोर संभाल सकते हैं 2024 के इंडिया गठबंधन का? हाँ, बिल्कुल संभाल सकते हैं। मैंने पहले बताया ना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोग फैसला लेंगे और फैसला जो है सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, देश के हित में होगा, प्रदेशों के हित में होगा। राहुल गांधी के बारे में भी कांग्रेस के नेता चर्चा करते हैं कि 2024 में वो भी लीड कर सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है, अब कांग्रेस के भीतर क्या है अब कांग्रेस वाले जाने। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में कर्ज का बोझ
35% तक बढ़ने की आशंका आरबीआई ने जता दी। और इधर इसके बाद एक तरफ जहां आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के लोग केंद्र सरकार पर बिहार का अंशदान सही समय पर नहीं देने और केंद्रीय योजनाओं में लगातार बढ़ोतरी करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी दलों के इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी का यही कहना है कि बिहार सरकार अपनी गलत नीतियों के चलते कर्ज की बोझ के तले लगातार दबती ही जा रही है। जो FRMC एक्ट है उसके तहत ही हम लोन लेते हैं ये, और कोविड के काल में थोड़ा सा उसका अनुपात बढ़ा था, लेकिन राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन का मामले में कायम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है तो भारत सरकार तय कर रही है। तो आप तो ये तय करिएगा ना कि प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम रहेगा और राज्य सरकार पैसा देगी उसमें, तो फिर प्रधानमंत्री का नाम क्यों रहेगा? तो आप मुख्यमंत्री सड़क योजना है तो पंचायत का पैसा उसमें लगेगा। बिहार बार बार केंद्र सरकार को कह भी रही है कि बिहार को विशेष सहायता की आवश्यकता है और GSDP का दर जिस तरह से बढ़ा है लगभग 35% के कगार पर पहुंचा। ऐसे 12 राज्य हैं देश के अंदर में, तो वित्तीय बोझ राज्यों पर बढ़ रहा है। तो राज्य सरकार को मदद करने के लिए तो भारत सरकार को आगे आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों को मदद नहीं करना चाहती है जो राज्य खास करके भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो भाई विपक्ष की जो पार्टियां जिन राज्यों में सरकार में है तो एक बात मानना चाहिए, तो राष्ट्र सबों का है, देश सबों का है। बिहार पर बढ़ता कर्ज का बोझ का एकमात्र कारण है वह है केंद्र का सौतेलापन व्यवहार। GST के किस्तों का जब बंटवारा होता है तो उनके प्रिय शासित राज्यों को यानी भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश को मिलता है, जैसे उनके हरियाणा को मिलता है, लेकिन बिहार को मात्र 91 करोड़ मिला, जिसको हम सब जानते हैं। बिहार में योजनाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए, बिहार की जनता के कल्याण के लिए कर्ज तो लेना ही पड़ेगा और कर्ज का बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि कम से कम इसमें सौतेलापन व्यवहार ना करें। बिहार की कुल सालाना आय अपने संसाधनों से 30,000 करोड़ रुपए भी नहीं है। 15% भी बिहार अपने आय से नहीं कंट्रीब्यूट करता है और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार इस आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार को उन्होंने अपने पद की लालसा में जंगल राज की आग में ढकेल दिया है और जहां जंगल राज होता है वहां न कोई उद्योग आता है और न ही कोई उद्योगपति। और पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का काफिला उनके रास्ते से गुजर रही एम्बुलेंस को रास्ता दिया। वाराणसी में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी और पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। साथ ही कन्याकुमारी से वाराणसी तक नई ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और बड़ी जानकारी आपको देंगे, संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर पीएम मोदी ने कहा है कि संसद में हुई घटना चिंताजनक है। मामले पर वाद विवाद की जरूरत नहीं है, घटना की गहराई में जाना जरूरी है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी और ये कहा कि इस वक्त इस पर सियासत करना जरूरी नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि घटना की गहराई में जाया जाए और पता किया जाए कि आखिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो संसद सुरक्षा चूक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कैसे ये आरोपी अचानक ही संसद में कूद पड़े। विजिटर गैलरी से कूदने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तक वायरल है। दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 3 राज्यों में आए जनादेश के बारे में कहा कि यूपीए का नया रूप INDIA बनने के बाद आया है। एक प्रकार से INDIA के लिए ये पहला लिटमस टेस्ट था और इस टेस्ट में जनता ने विपक्षी गठबंधन को बुरी तरह से फेल कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य नागरिक के मन में गारंटी बोलते ही 4 प्रमुख मानदंड उभर कर सामने आ जाते हैं। इन 4 पैमानों पर जो खड़ा उतरता है वो गारंटी का आधार बनता है। इसमें 4 मापदंड है: नीति, नियत, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड।
ये वो 4 कसौटियां हैं जिन पर जनता आपको परखती है। मैं दिल जीतने के लिए प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं, जनता खुद ही मेरी झोली भर देती है। जहां तक लक्ष्य की बात है तो आज मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज जो 18 से 28 साल के युवक युवती हैं, ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वक्त में समृद्ध भारत के वाहक बने। उनके प्रयत्नों के आगे कोई भी रुकावट ना आए और रास्ते की हर बाधा हटे, यही हमारा प्रयास है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने साजिश के तहत हिंदुओं को हलाल मीट खिलाकर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से झटका का मीट खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हलाल का मीट खाने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। साथ ही उन्होंने संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर आरजेडी और जेडीयू पर टिप्पणी का जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमले की जांच लगातार जारी है। राहुल गांधी बेवजह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जल्द ही पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। बलि प्रथा पे रोक लगाया, लेकिन पब्लिक के दबाव पे फिर से खुला है। लेकिन किसी की जुबान खोलेगी? जो लोग बलि प्रथा के विरुद्ध हैं वो बकरीद में बलि प्रथा को रोक पाएंगे? गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर प्रतिबंध हो। मैं जिला के अधिकारी से कहना चाहता हूं, नगर निगम के आयुक्त से कहना चाहता हूं कि इसको बंद करें और कहीं आप बधशाला तैयार करें और बधशाला तैयार करके इनके लिए मार्केट भी एक अलग सुनिश्चित करें। सड़कों पर इस ढंग से टांग करके ये स्वच्छता के विरुद्ध है। बिहार अराजकता का घर बन गया है। बिहार अपराधियों का नर्सरी बन गया है। हर दिन अपराध हो रहा। पहले इस पर नकेल कसने की कोशिश करें। और जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन की शानदार सफलता के बाद मुंबई के बीकेसी में जियो मुंबई साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी संख्या में आम लोग और मुंबई के डब्बा वाले शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस साइक्लोथॉन में आदिवासी लड़कियां भी शामिल हुई जिन्होंने स्वच्छ और ग्रीन मुंबई का संकल्प लिया है। बताया जा रहा है कि जियो सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन जैसे फिटनेस उत्सव के लिए महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल की ओर से विशेष टिकट भी जारी किया गया। पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह, फोर्स 1 के अतिरिक्त महानिदेशक कृष्ण प्रकाश, नीति गोयल और अजय कुमार जालान की उपस्थिति में डाक टिकट जारी किया गया। इस मौके पर फोर्स 1 के अतिरिक्त महानिदेशक कृष्ण प्रकाश ने लोगों को साइकिल चलाने के अस्थायी लाभ के बारे में पूरी जानकारी दी है। साथ ही जागरूकता बढ़ाने की पहल की शुरुआत की गई। का उपयोग करते हैं, जैसे मेट्रो तक जाने में, लोकल ट्रेन तक जाने में, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां तक पहुंचने में। तो जो फॉसिल फ्यूल है उसकी खपत कम होती है। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लेशन है उसका खतरा कम होता है। जो साउंड पॉल्यूशन व्हीकल्स के होते हैं और जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कम होता है। और कुल मिलाकर इससे जो प्रदूषण का स्तर है वो नीचे आता है। हमारा एक पहले से एक नैरेटिव सेट है कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या तो फिर उनका अनुकरण करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में साइकिल चलाना एक बड़ी रॉयल बात होती है। तो वैसा ही उनका ये आचरण बिल्कुल हर भारतीय ने अपने रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन में अमल में लाना चाहिए ताकि हम फ्यूल बचा सके, हम हमारी सेहत एकदम फिट रख सके। इसके लिए साइकिल चलाना बिल्कुल जरूरी है। और आज आदरणीय कृष्ण प्रकाश साहब जी के माध्यम से मुंबई डब्बा वालों को ये साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करने मिला, इसके लिए वजह से हम पूरे मुंबई डब्बे वाले की तरफ से सर का धन्यवाद अदा करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।